वतन अजीज पाकिस्तान के खूबसूरत शहरों कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, भालपुर, पेशावर, सियालकोट, दुनिया भर कोने कोने में जहां पहुंची मेरी आवाज सबको मैं कहता हूं सुबह बखैर, गुड मॉर्निंग एंड अस्सलाम वालेकुम। आज है जुमातुल मुबारक, 25 रमजान मुबारक 1445 हिजरी, अप्रैल की 5 तारीख सन 2024 और आपने इस खूबसूरत सी सुबह का आगाज किया मेरे साथ। नाम है मेरा आदिल। सनराइज शो में मेरा और आपका साथ हमेशा की तरह सुबह के 9 बजे तक बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, बहुत सारी बातें, आपकी पसंद के म्यूजिक, आप लोग के मैसेजेस लेकर आदिल एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर है। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे, सुबह का आगाज अच्छा हुआ होगा और आप लोगों का वीक भी अच्छा गुजरा होगा। दिस ऑफ कोर्स इज द लास्ट शो ऑफ द वीक एंड हियर वी गो। ऑलराइट, बिल्कुल जी, आज आखिरी जुमातुल मुबारक इस रमजान का, जिसको हुर्फ आम में जो है वो जुमातुल विदा कहा जाता है। और जुमातुल विदा एक इम्पोर्टेंट लैंडमार्क होता है जो कि हमें रिमाइंड कराता है कि ये रहमतों और बरकतों का महीना अब अपने बिल्कुल इख्तिताम को पहुंच चुका है। आज 25th रोजा है और कहते ये हैं कि दिस टाइम वी आर गोइंग टू हैव 29 रोजास, सो आफ्टर दिस 4 मोर रोजास टू कम एंड देन इंशाअल्लाह अजीज हम ईद मना रहे होंगे। सो दुआएं अपनी जारी रखिए, इबादत भी जारी रखिए और इस नाचीज को भी अपनी दुआओं में जो है वो आप जरूर याद रखिएगा। थैंक यू सो मच। चलें जी, आज इतना अजीब सा लग रहा है मुझे। आज मैं अपने नॉर्मल टाइम पे साइन इन किया मैंने। रमजान में तो मेरी आदत ही बिगड़ गई थी। आज जरा मैं थोड़ा सा आया भी लेट और फिर जरा द सॉन्ग हैड स्टार्टेड, तो मैंने कहा चलें, ये गाना मुझे पसंद भी बहुत है, लैला ओ लैला, रुस्तम मील नशारी, तो मैंने कहा इसको हम चलने देते हैं। तो ये है सिलसिला। चलें, ये प्रोग्राम में अगर आपको पार्टिसिपेट करना है आप मुझे ट्वीट कर सकते हैं विद द हैशटैग सनराइज विद अदील। इसके अलावा आप फेसबुक पे भी पोस्ट करते हैं। द सनराइजर्स कम्युनिटी के नाम से हमारा कम्युनिटी पेज है, जिसमें मैं आज का पोस्ट लगा दूंगा, जिसके नीचे आप जो है वो मैसेजेस कर सकते हैं। मैं देख रहा था उसमें तकरीबन पूरे दिन ही मैसेजेस जो है आ रहे होते हैं। कल रात में जब सो रहा था सोई मैंने देखा था कि मैं मतलब सो नहीं रहा था, सोते में वैसे जो हालात है मेरे, मैं शायद सोते में भी मोबाइल चेक कर रहा हूँ, लेकिन सोने से पहले मैंने मोबाइल चेक किया तो नोटिफिकेशंस आए हुए थे, कुछ और मैसेजेस भी जो हैं वो वहाँ पर मौजूद थे। सो क्या बात है जनाबे वाला, जबरदस्त, ग्रेट। अभी क्या सीन है वैसे, आज कराची की सुबह जो है ना वो बड़ी खूबसूरत सी है। कल मैं यूट्यूब शो में ही बता रहा था कि कल कराची में दोपहर के बाद से जो है वो मौसम बड़ा खूबसूरत हो गया था। और मैं ये तो नहीं कहूँगा कि कोई बारिश बरसाने वाले गहरे बादल जो है वो आ गए थे, लेकिन बहरहाल काफी हाइट पे लेकिन बादल जरूर थे, जिससे सूरज मुकम्मल तौर से छुप गया था। और इस वक्त भी मैं देख रहा था, अभी जब तक मैं स्टूडियो पहुंचा हूँ, यस थोड़ी सी धूप जरूर निकल आई थी, चमकदार सी धूप, लेकिन ऐसा लगता है कि इन बादलों ने जो है वो आसमान में गर्दो गुबार की खूब सफाई की होगी। लेकिन फिर भी अच्छी खूबसूरत सुबह आज की। बट नेवरदलेस जी, द हॉट डेज हैव स्टार्टेड एंड इट हैजंट रियली गॉट दैट हॉट इन कराची अभी तक, लेकिन अप्रैल का महीना, जैसे कि हमने बताया कि जुमातुल विदा आपको याद दहानी कराता है रमजान ईद के आने की और रमजान के खत्म होने की। इस तरह अप्रैल का महीना हमें याद दहानी कराता है कि अब शदीद गर्मी के लिए तैयार हो जाएं। लेकिन बाय द वे मैंने शायद पहले भी जिक्र किया था कि इस वीकेंड से जो है वो पूरे पाकिस्तान में तकरीबन गर्मी की शिद्दत में जो है वो इजाफा एक्सपेक्ट किया जाएगा और गर्मी का ये स्पेल जो है ये अपने उरूज पे पहुंच सकता है बाय द टाइम वी गो इनटू द ईद डेज। और बिल्कुल जी, कराची में फिर भी 36-35 तक जो है वो ये रह सकता है, लेकिन पर्टिकुलरली इन लाहौर it is expected to get pretty hot in the coming days. 39 और 40, लेकिन फिर उसके बाद कुछ हल्की बारिश का भी इम्कान है, which is not bad at all। 7:24 आप लोग के मैसेजेस प्रोग्राम में हम देखते हैं कौन कौन है हमारे साथ। जवेद साहब ने खबर शेयर की है मैकडोनल्ड्स के हवाले से एंड दिस इज एन इंटरेस्टिंग न्यूज। मैकडोनल्ड्स अब खबर जो है वो ये है दैट मैकडोनल्ड्स इंटरनेशनल वो इसराइल में जो उनकी जो फ्रेंचाइज है या उनके जो इजरायली रेस्टोरेंट हैं वो बाय बैक कर रहा है, वो उस कंपनी से खरीद रहा है जिसको अब से 30 साल पहले उन्होंने उनके साथ मुआहिदा किया था इसराइल में मैकडोनल्ड्स की फ्रेंचाइज चलाने का। देखिए, मैकडोनल्ड्स का जो तरीका है वारदात होता है, वारदात में नेगेटिव सेंस में मत लीजिएगा, मतलब ये कि उनका जो मोडस ऑपरेंडाई होता है किसी भी मुल्क में काम करने के लिए, जनरली वो यही होता है कि वो एक लोकल बिजनेस पार्टनर को ढूंढते हैं और उनको जो है वो अपनी फ्रेंचाइज देते हैं और फिर उनको कहा यह जाता है कि आप हमारे जो स्टैंडर्ड्स हैं, हमारी जो रेसिपीज हैं, इन सबको फॉलो करेंगे। मैकडोनल्ड्स के या मल्टीनेशनल कंपनीज के ग्लोबली सिमिलर
ये एक दूसरे से मिलते जुलते एग्जैक्टली सेम SOPs होते हैं. तो जैसे पाकिस्तान में हम जानते हैं लेक्सन ग्रुप जो है उसके पास डे वन से ये मैकडोनल्ड्स की फ्रेंचाइज है. सो जो अब मैकडोनल्ड्स में कोई काम करता है पाकिस्तान में तो ही डजंट वर्क फॉर मैकडोनल्ड्स इंटरनेशनल. हो सकता है कुछ उनके नुमाइंदे 3-4 लोग यहाँ पर हो, लेकिन एक्चुअली दे वर्क फॉर द लेक्सन ग्रुप जो कि इसको ओन करता है. सो अब सीन ये इसराइल में जो इदारा इसको ओन करता है इसका नाम है एलोनियाल. और आप ये जानते हैं कि मैकडोनल्ड जिस वक्त ये गजा में ये जंग शुरू हुई थी उस वक्त कुछ वीडियोस आई थी कि मैकडोनल्ड जो है वो इसराइली फौजियों को मील्स फ्री मील्स जो है प्रोवाइड कर रहा है जो कि गजा में कत्लेआम कर रहे थे. और आप जानते हैं कि उसकी वजह से आई थिंक वन ऑफ द कंपनीज व्हिच हैज बीन वर्स्ट हिट बाय द बॉयकॉट कॉल, ग्लोबल बॉयकॉट कॉल स्पेशली इन मुस्लिम कंट्रीज हैज बीन मैकडोनल्ड्स. आई मीन आपको अगर याद होगा कि पाकिस्तान हुआ और इसके अलावा कुछ और अरब कंट्रीज थी जहाँ पे बाकायदा कंपनी की जानिब से क्लैरिफिकेशन आई थी कि जी ये जो लोकल फ्रेंचाइज है उनका डिसीजन हैज गॉट नथिंग टू डू विद मैकडोनल्ड्स इनकॉर्पोरेटेड. हर मुल्क अपने हिसाब से जो है वो स्ट्रैटेजीज और प्लान्स बना रहा होता है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि मैकडोनल्ड्स इंटरनेशनल को इस बॉयकॉट का जो है वो काफ़ी असर हुआ है और उनकी बॉटम लाइन पर ज़ाहिर फ़र्क पड़ा है. जिसका आपसे कुछ दिनों पहले उन्होंने उनके जो CEO हैं मिस्टर आई थिंक कपिंस्की वगैरह करके कुछ नाम है उनका, बल्कि कहीं से ढूंढूंगा और सामने मुझे मिल भी जाएगा उनका नाम. सो उन्होंने जो है वो ये क्रिस कैम्पिंस्की, बड़ा पोलिश किस्म का नाम है ना, ईस्टर्न यूरोपियन किस्म का नाम क्रपिंस्की. उन्होंने जो है वो ये बात एक्नॉलेज की थी कि जी मिस इन्फॉर्मेशन, बकौल उनके मिस इन्फॉर्मेशन की वजह से जो है इट इज हैविंग एन इम्पैक्ट ऑन द बॉटम लाइन ऑफ मैकडोनल्ड्स ऑफ कोर्स. सो अब उन्होंने क्या किया है कि इसराइल की पूरी फ्रेंचाइज को जो है वो उन्होंने वापस बाय बैक कर लिया है. सो दे आर गोइंग टू decide on the practices and procedures rather than some Israeli sitting there and deciding follow. Basically it's just like कि जी आपको पता है कि इसराइल एक स्टेट ऑफ वॉर में है और उनके यहाँ जो यूनिटी बनी थी, जो कि अब यूनिटी काफ़ी हद तक ख़त्म हो गई है इसराइल में, लेकिन उस वक्त बड़ी यूनिटी थी और तमाम कंपनियां ही आगे आके जो है वो इस हवाले से कुछ ना कुछ कर रही होंगी. लेकिन बहरहाल जी मैकडोनल्ड्स का जितना जो है वो जो आई थिंक बिल्कुल फ्रंट पे जो मैकडोनल्ड्स रही है इस पूरे बॉयकॉट वाली कॉल में, दिस इज शोइंग द इम्पैक्ट. नाउ इमादुल हक क्या कहते हैं जनाब, 25th सहरी डन अल्हम्दुलिल्लाह, रमजान पासिंग ऑन फास्ट स्पीड, मे अल्लाह सुब्हानहू व तआला एक्सेप्ट ऑल आवर इबादत, सम ब्यूटीफुल वर्ड्स बाय अननोन पर्सन. अच्छा जी, अननोन पर्सन के ब्यूटीफुल वर्ड्स ये हैं कि तबीयत शिकवा और शिकायत से आज़ाद हो जाए तो जिंदगी परेशानी से आज़ाद हो जाती है. बिलाशुबा बात बड़ी खूबसूरत की है और अभी जो है वो ये कि तबीयत में आप शिकवा और शिकायत ख़त्म कर दें तो आपकी ज़िंदगी से परेशानियां ख़त्म हो जाएंगी. माशाल्लाह जी, ज़बरदस्त, ब्यूटीफुल. आगे बढ़ते हैं जी, और क्या सीन है. अच्छा भाई ज़बरदस्त, हमारे दोस्तों ने, हमारी जो कम्युनिटी पेज के जो मैनेजर्स हैं उन लोगों ने इसका नाम भी चेंज कर दिया. थैंक गॉड माय नेम इज आउट ऑफ इट. मैंने रिक्वेस्ट की थी भाई मेरा नाम इससे हटा दीजिए, बट इट्स कॉल्ड द सनराइजर्स कम्युनिटी नाउ. नॉट बैड एट ऑल. चलो जी, गुड. और क्या सीन है सनराइजर्स कम्युनिटी में? मैंने अभी तक बाय द वे मैसेज जो है वो लगाया नहीं है. अच्छा, मैं अभी इस पेज पे गया हूँ. एहसन अली सैयद साहब ने एक वीडियो शेयर की हुई है, चेक आउट दिस जंगली फालूदा. हाँ यार, ये फालूदा बड़ा पॉपुलर, लेकिन लियारी में मेरे ख्याल से कहीं पे मिल रहा है और काफ़ी ये सोशल मीडिया पे जो है ये बड़ा पॉपुलर हुआ है. लेकिन यार मैंने नहीं जी, मैंने इसको, किसी ने मुझसे पूछा भी है कि आपका ट्राई करने का इत्तेफाक हुआ? नहीं यार, मैंने इसको ट्राई नहीं किया. और ऑनेस्टली स्पीकिंग यार, ये ज़रा फालूदा वगैरह के हवाले से ना मैं थोड़ा सा एहतियात ही करता हूँ. आई रियली डोंट ईट फालूदा फ्रॉम एवरीवेयर, लेकिन फिर भी देखने में अच्छा लग रहा है और रोज़े में तो और ज़्यादा ही अच्छा लगता है. लेकिन खैर चलें जी, बच के रहिए. मेरा फालूदा जो मैं बनवाता हूँ, आइसक्रीम फालूदा, वो ज़रा सिंपल सा होता है, सिंपल टाइप. बिल्कुल. चलें जी, और क्या सीन है, और क्या मैसेज है हमारे पास. अब्दुल रज़ाक साहब कहते हैं, आफ्टर सक्सेसफुली एस्टेब्लिशिंग हम टीवी, हम न्यूज़, हम नेटवर्क इज मूविंग इनटू द स्पोर्ट्स इंडस्ट्री. जी बिल्कुल, आपने दुरुस्त फरमाया. हम न्यूज़ जो है उन्होंने दे हैव एक्वायर्ड द एक्सक्लूसिव सैटेलाइट राइट्स फॉर ICC क्रिकेट इवेंट्स इन पाकिस्तान अंटिल द एंड ऑफ 2025, यानी सन 2025 तक जो ICC के इवेंट्स होने वाले हैं, जिसमें जाहिर है अभी T20 वर्ल्ड कप जो होगा वो होना है और फिर उसके बाद चैंपियंस ट्रॉफी होने वाला है. सो इसके राइट्स जो हैं वो हम नेटवर्क ने परचेज कर लिए हैं एंड आई थिंक ये बहुत दिलचस्प मूव है. हम हैज़ बीन अराउंड फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम. इट्स वन ऑफ दोस, इन फैक्ट परहैप्स इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, दैट्स द ओनली टेलीविजन नेटवर्क इन पाकिस्तान व्हिच इज लिस्टेड इन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज. और पाकिस्तान में जनरली जिस तरह मीडिया मैनेजमेंट की जाती है
उसमें अगर उस पैराई में देखा जाए तो हम इज वन ऑफ द मोस्ट प्रोफेशनली मैनेज्ड ऑर्गेनाइजेशंस विदाउट डाउट, एंड नाउ दे आर एंटरिंग इनटू द स्पोर्ट्स फोर्टे. अब ये क्या करने वाले हैं? क्या ये अपना स्पोर्ट्स चैनल का आगाज करने वाले हैं या ये राइट्स देने के बाद किसी को आगे सब लेट कर देंगे? दैट रिमेन्स टू बी सीन, बिकॉज आप जानते हैं पहले, अब से कुछ दिनों पहले ही एक और न्यूज़ चैनल पाकिस्तान का, या एक और पाकिस्तान का मीडिया ग्रुप ARY जो है वो ATV HD के नाम से जो है वो घुसा है स्पोर्ट्स में, और उन्होंने भी कुछ इम्पोर्टेंट इवेंट्स दिखाए हैं. क्रिकेट वर्ल्ड कप भी उन्होंने जो है वो दिखाया था आपसे कुछ अर्सा पहले. HPL PSL भी दिखाते हैं, और उनका वो प्रोग्राम जो है वो बड़ा पॉपुलर हुआ जो फ़ख्र आलम होस्ट करते थे. और सो अब हम आगे क्या प्लान है ज़ाहिर आने वाले दिनों में हमको फॉर श्योर पता चल जाएगा. आगे बढ़ते हैं जी. हलीम मुगल साहब, थैंक यू सो मच, गुड मॉर्निंग. और हमारे दोस्त जो हैं वो फ़हीम अली खान ने जो है वो सूरह शम्स की ये खूबसूरत आयत हमारे साथ शेयर की है. क़द अफ़लहा मन ज़क्काहा, यकीनन कामयाब हो गया जिसने अपने नफ्स को पाक कर लिया. वक़्क़द ख़ाबा मन दस्साहा. भाई ये बड़ी खूबसूरत आयतें हैं, आपको पता है. ये अगर आप सूरह शम्स की, और मैं तो इन आयतों को वैसे भी बहुत कोट करता हूँ, मेरे ख्याल से 4 या 5 पॉडकास्ट में जो है मैंने इन आयात को जो है वो कोट किया है. इससे पहले की जो आप आयात देखें वो भी बड़ी खूबसूरत आयात हैं, और अल्लाह ताला ने जो है ना वो बड़ी इंपॉर्टेंट बातें इंसान को जो है ना वो बता दी हैं. फ़हल हमहा फुजूरहा व तक़वाहा. अल्लाह ताला ने इंसान के अंदर जो है ना वो नेकी और बदी का शऊर जो है वो बिल्ट इन कर दिया. उसकी डिफॉल्ट सेटिंग अल्लाह ताला ने इंसान को करके भेजी है. बहरहाल अभी ले चलते हैं आपको एक ब्रेक की जानिब, और उसके बाद पानी का बुलबुला. There we go. So that was your weekly dose of पानी का बुलबुला for my little friends and not so little friends as well. So चलें जी, पीट ज़हीर साहब का शुक्रिया का मैसेज आ गया. इसके अलावा वानिया का भी मैसेज आया मुझे, और वानिया ने जो है वो अभी तस्वीर बल्कि वीडियो भेजी उन्होंने. जुमातुल मुबारक की जो है वो सबको मुबारकबाद दी है, एंड शी इज वेयरिंग अ पिंक कलर ड्रेस टुडे फॉर हर स्कूल. क्या बात है. वैसे आई थॉट कि आज जुमातुल विदा में ज़्यादातर स्कूल्स बंद हैं, या सारे स्कूल्स बंद हैं. सड़कों पे कोई गहमा गहमी भी नजर नहीं आ रही, ना कोई स्कूल वैन नजर आ रही, ना वो बच्चे मुझे नजर आए हमारे अपार्टमेंट के बाहर जो आमतौर से जिस वक्त मैं निकल रहा होता हूँ अपने स्कूल की वैन या बस का इंतजार कर रहे होते हैं. बट वानिया का स्कूल खुला हुआ है. चलो जी, जुमातुल विदा मुबारक आपको भी. और क्या सीन है, आगे बढ़ते हैं जी. फ़हीम अली खान का मैसेज आया हुआ है, कहते हैं ब्रो आई थिंक पाकिस्तान है. अच्छा उन्होंने खबर शेयर की है. Saudi Arab plans $1 billion investment in Reko-Tech project aims to acquire stake in energy giants. अच्छा देखो यार, क्या आप कहते हैं कि जी पाकिस्तान तो ऑलरेडी ये कनेडियन कंपनी को जो है दे चुका है, अब हमारे पास इसमें पैसे कहाँ से आएंगे, यानी अब हम सऊदीज को इसमें कहाँ से शेयर देंगे. भाई जाहिर है पाकिस्तान अपना शेयर बेचेगा, पाकिस्तान अपना शेयर बेचेगा यार. पाकिस्तान का एक है ना एक सर्टन वैल्यूएशन होगी इस प्रोजेक्ट की, तो पाकिस्तान सऊदीज को कह देगा, या फिर वो सऊदीज को बोलेगा कि देखो यार हम तुम्हें इतना % शेयर जो है वो ऑफर करते हैं, तुम इस प्रोजेक्ट में ये इन्वेस्टमेंट रिक्वायर है, तो आप अपनी इक्विटी इसमें डाल दें, सो विल मेक यू अ पार्टनर इन दिस प्रोजेक्ट. लेकिन आपको पता है ना कि पाकिस्तान ने उनको डील ऑफर किया है कि अगर तुम रेको-टेक में 1 बिलियन डालोगे तो फिर आपको जो है वो हम पाकिस्तान की जो बड़ी बड़ी एनर्जी कंपनियां हैं उसमें भी जो है वो स्टेक देंगे. चलें जी देखते हैं. इसके अलावा इमरान का मैसेज आया है. इमरान साहब कहते हैं थैंक्स फॉर पानी का बुलबुला, थैंक्स फॉर बाउल ऑफ वाटर. अब देखिए हमारे एक दोस्त हैं जो कि कह रहे थे कि यार जुमातुल विदा वाले दिन तो पानी का बुलबुला ना चलाएं, आज तो बच्चे भी सो रहे होंगे. देखिए कोई बच्चे नहीं सो रहा है यार, किसने कहा था आपको. आगे बढ़ते हैं जी. और क्या सीन है. रियाजुर रहमान साहब ने एविएशन की आज जो खबर शेयर की है वो बोइंग के हवाले से है. सो बोइंग अमेरिकन कंपनी, दुनिया की बड़ी एविएशन कंपनीज में से एक, इस वक्त एक बहुत बड़े क्राइसिस से गुजर रही है, और वो सबसे बड़ा जो क्राइसिस है वो है ट्रस्ट का. द पैसेंजर्स दे आर लूजिंग ट्रस्ट ऑन द एयरलाइन. अच्छा अभी ये खबर जो आपने शेयर की है वो खबर शेयर की है, इफ इट्स बोइंग आई एम नॉट गोइंग. वाह, इफ इट्स बोइंग आई एम नॉट गोइंग. यार जबरदस्त. कहते हैं जी some passengers say they are apprehensive about traveling in Boeing jets following a series of flight problems in the past 3 months. They voiced their safety concerns on social media platform using the hashtag if it's Boeing I'm not going. Just imagine, वैसे रियाज साहब, just imagine you being in Airbus. What music to ear that thing would be. Just imagine, yeah, just imagine. All right, और क्या सीन है.
वकार अहमद कहते हैं, हे अदील कैन यू असिस्ट, आई माइट मिस कुलभूषण जाधव्स पोजीशन, इज ही अ मिनिस्टर और एनी रोल इन द करंट गवर्नमेंट? Kulbhushan Jadhav is still in the jail. He enjoys a lot of human rights there in the jail, जो कि आम बड़े पाकिस्तानी जो जेल में है उनको आजकल नहीं मिल रही है. But Kulbhushan is pretty okay. आपको पता है कि उसकी सजाए मौत पे मॉरेटोरियम जो है वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने लगाया हुआ था. पाकिस्तान कैन नॉट एग्जीक्यूट Kulbhushan Jadhav. So well, he's there, still there. हसान कहते हैं, Canadian University has built a puppy room at its campus where the student can go and play with puppies to relieve stress and tension. इंटरेस्टिंग. यानी कुत्तों के बच्चों का जो है उन्होंने एक कमरा बनाया हुआ है जहाँ पे अब वो अपने कुत्ते को बच्चे लाके वहाँ पे छोड़ देंगे. क्या करेंगे ये हमें नहीं पता, लेकिन आप जब भी स्ट्रेस से दो चार हो तो आप उस कमरे में जाके जो है वो कुछ गेम शेम उन कुत्तों के साथ जो है वो खेल सकते हैं. ठीक हो गया जी. और क्या सीन है? जायदा शाहीन कहती हैं, तमाम लिसनर्स को रमजान मुबारक का आखिरी जुमा मुबारक हो. जी ग्रेट, आपको भी आखिरी जुमा रमजान मुबारक का मुबारक हो. और जल्दी से आप लोगों के कुछ मैं फेसबुक पे मौजूद मैसेजेस जो है उनको भी पढ़ लेता हूँ बिफोर वी हेड टुवर्ड्स अ शॉर्ट ब्रेक. एंड अच्छा एक सेकंड जी, कौन कौन है जी हमारे साथ मौजूद हैं? फरहान फारूकी, थैंक यू. अरूसा एजाज, अमेरिकन प्रेसिडेंट इज आस्किंग फॉर सीज फायर. इस हवाले से प्रोग्राम में आगे चल के हम बात करेंगे बिकॉज जो बाइडन और बिन्यामीन नेतन्याहू की आपस में गुफ्तगू हुई है कल और उससे क्या नतीजा निकल कर आया है, उसका इमीडिएट इम्पैक्ट क्या हुआ है, वो हम बात करते हैं अभी. अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद, जुमा मुबारक. हमारे यहाँ भी मौसम खुशगवार है तहसील मेलसी जिला विहाड़ी में. चलें जी, बहुत शुक्रिया. मोहम्मद आसिफ कहते हैं, पानी का बुलबुला आपने एंजॉय किया. शराज, बहुत शुक्रिया मेरे भाई. आमिर ताज, रुमाना जलील कहती हैं, जुमातुल विदा मुबारक टू यू अदील बेटा एंड टू ऑल सनराइजर्स. यू मोस्ट वेलकम. जुमातुल विदा मुबारक आपको भी. एंड आमिर जावेद कहते हैं, फ्राइडे डोज इज गुड. पानी का बुलबुला, राइटली सेड, एवरीथिंग बबल ऑफ वाटर, वेरी शॉर्ट टाइम इन लाइफ टू डू मोर एंड मोर टास्क, एंजॉय एज यूजुअल. ऑलराइट, इसके अलावा फहीम वकानी ने भी जो है वो पानी का बुलबुला को एंजॉय किया. सो जो भी है इसकी अभी भी इसके दुश्मनों की तमाम तर साजिशों के बावजूद पानी का बुलबुला की एक फैन बेस जो है वो अभी तक मौजूद है. जबरदस्त. अभी आपको हम लिए चलते हैं ब्रेक की जानिब. मिलेंगे आपसे इस ब्रेक के बाद और फिर वापस आके हम शामिल करेंगे आज की अखबारात में शामिल अहम खबरें. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. Alright, that was Ibrar ul Haq with तेरे रंग रंग. एंड आप लोगों की मैसेजेस से अंदाजा हुआ कि आप लोगों ने इस गाने को एंजॉय किया. सो भाई जवेद साहब ने आज जो है ना वो उसकी रिकमेंडेशन दी थी तो मैंने कहा बिल्कुल जी चला लेते हैं, व्हाई नॉट. ढूंढने में थोड़ा सा टाइम लगा लेकिन मिल गया. तेरे रंग रंग, इसका जो आखिर का 1-1.5 मिनट है ना यार, वो वाकई बड़ा उसमें अबरार छा गया है, सॉलिड है. आगे बढ़ते हैं जी. और क्या सीन है? हम बात करते हैं जी. अखबारात तीनों मेरे पास इस वक्त मौजूद हैं. डॉन ने जो अपनी आज की लीड बनाई है वो क्या बनाई है? इन्वेस्टिगेटर्स हंट सोर्स ऑफ टॉक्सिक लेटर्स. फोरेंसिक टेस्ट रिवील लेटर्स कंटेन ट्रेसेस ऑफ आर्सेनिक नॉट एंथ्रेक्स. CTD Islamabad expands probe after letter traced to Rawalpindi GPO. PM vows to unearth plot behind the letters. Punjab government forms its own task force. All right, जंग का क्या लिखना है? जजेस को मशकूक खुतूत की तहकीकात चाहते हैं. दूध का दूध पानी का पानी हो. सियासत नहीं, जिम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए. ओके, चलें देखते हैं. अभी मैं समझा जंग ने आज PTI पे इल्जाम भी लगा दिया होगा लेकिन अभी फिलहाल नहीं लगाया उन्होंने. शहबाज शरीफ साहब का बयान आज एक्सप्रेस में भी उनकी सफ़े अव्वल पर मौजूद है. मेन लीड है, कहते हैं जी IMF का आइंदा प्रोग्राम आसान नहीं होगा. गरीब पर बोझ कम से कम डालने का मंसूबा है. PI की निचकारी शेड्यूल के मुताबिक होगी. 6 जजेस ने खत पर अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी थी. मामला सुप्रीम कोर्ट में जेर समात है. ओके जी. इसके अलावा क्या है? आजम खान का बयान निकाल दें तो कोई गवाह नहीं. अच्छा, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आप जानते हैं ये जो साइफर केस है इसकी अपील चल रही है और मुझे ऑनेस्टली समझ में नहीं आ रहा ये केस अभी तक इसकी अपील इतनी लंबी खिंच रही है. खैर नहीं, मैं आपको बताता हूँ. बेसिकली PTI जो है ना वो रीट्रायल नहीं चाहती. इसका PTI नहीं चाहती कि एक बार फिर से
जो है ये केस ट्रायल कोर्ट में जो है चला जाए, एंटी टेररिज्म कोर्ट में। आपको पता है कि ये केस चला था। सो पीटीआई इस पूरे केस को यहाँ ठिकाने लगाना चाहती है और वो चाहती है तमाम वो अपना जैसे कहना चाहिए कि केस प्रेजेंट कर रहे हैं कि मेरिट पे ये जो उनको सजा दी गई है इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को, उसको क्वॉश कर दिया जाए। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मियां गुल हसन औरंगजेब जो कि इस बेंच पे बैठे हुए हैं चीफ जस्टिस आमिर फारूक के साथ, तो वो ये कहते हैं कि जी आजम खान का बयान निकाल दें तो कोई गवाह नहीं, साइफर कॉपी गुम हो जाए तो ज्यादा से ज्यादा 2 साल तक सजा हो सकती है। अच्छा जी, और क्या सीन है? बैरिस्टर सलमान सफदर कहते हैं इमरान खान ने मिलिट्री सेक्रेटरी और अमले को कॉपी तलाश करने का कहकर जिम्मेदारी अदा की, वापस होने का वक्त साल, मगर 7 माह बाद क्रिमिनल केस बना दिया गया। चलें जी आगे बढ़ते हैं, और क्या सीन है? इंसानी तरक्की, पाकिस्तान हेटी और जिम्बाब्वे से भी पीछे। मुल्क कर्ज के जाल में इतने वसाइल नहीं कि इंसानी तरक्की पर खर्च किया जाए, डॉक्टर आयशा पाशा का ये कहना है। ठीक है जी, क्या कह सकते हैं, इस वक्त तो मुल्क का बुरा ही हाल है। हाफिज नईम उर रहमान 5 साल के लिए जमात इस्लामी पाकिस्तान के अमीर मुंतखब हो गए हैं। मुल्क में 6,000 खवातीन समेत 45,000 अरकान ने 82% इलेक्टोरल टर्न आउट रहा। अक्सरियत ने जो है वो हाफिज नईम के हक में वोट दिया। सिराजुल हक की मुद्दत अमारात 9 अप्रैल को मुकम्मल होगी। इलेक्शन कमीशन सरबरा राशिद नसीम ने नताइज का ऐलान किया। सो हाफिज नईम उर रहमान जो कि आप जानते हैं कि सुपरस्टार हैं जमात इस्लामी के, जमात इस्लामी कराची के अमीर काफ़ी सालों से हैं, और ज़ाहिर है आप जानते हैं कि अभी रिसेंटली तो तकरीबन पूरा पाकिस्तान ही उनको जानने लगा है। ख़ास तौर से उन्होंने जो अपनी सीट वापस की थी, जिसके बारे में वो ये कहते थे कि भाई जब मैंने ये सीट जीती नहीं तो फिर इसका फॉर्म 47 में मुझे क्यों जिताया जा रहा है, और एक अनयूजुअल मिसाल उन्होंने पाकिस्तान में कायम की थी। बहरहाल जी उनको अपनी पार्टी की तरफ से ज़बरदस्त एंडोर्समेंट मिली है। 52 साल हाफिज नईम उर रहमान अब जमात इस्लामी के अगले 5 साल के लिए अमीर मुंतखब हो गए, बट बहुत बड़ा चैलेंज उनके सामने है। जमात इस्लामी सिवाय कराची के अब कहीं आपको जो है वो एक्टिव नज़र आती नहीं है, और कराची में भी उनका एक्टिव होने का बड़ा क्रेडिट जो है वो हाफिज साहब को जाता है। अब देखते ही हैं कि क्या वो अपनी इस जो कारकर्दगी है उसको कंट्री वाइड उसको रेप्लिकेट करने में कामयाब होंगे। दैट रिमेन्स टू बी अ बिग चैलेंज। ओके जी, Pakistan rules out talks with TTP. Foreign Office calls for decisive action against militant outfits based in Afghanistan. Slams Mirwais house arrest in held Kashmir. Okay, मीरवाइज उमर फारूक को घर में नजरबंद कर दिया गया, उसमें पाकिस्तान ने एहतजाज किया है। 10 Iranian soldiers killed in border province attack. और ये जैशुल अदल नामी जो है उसने रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली है। ये वही तंजीम है जिसके खिलाफ आप जानते हैं ईरान ने कुछ अर्सा पहले जो है वो पाकिस्तान के अंदर मिसाइल हमला किया था, और फिर पाकिस्तान ने रिटेलिएटरी स्ट्राइक जो है मैरकबार सरमचौर जो है वो किया था। और अब ईरान में आप जानते हैं उनकी मेन पोर्ट शाहबहार पे जो है वो एक दहशतगर्द हमला हुआ है, और अब देखते हैं ईरान की रिटेलिएशन इसमें क्या होती है। आगे बढ़ते हैं यार, एक तस्वीर आई हुई है आज डॉन अखबार में और बड़ी परेशान कुन ये खबर है। हैदराबाद, अ व्यू ऑफ द पार्च्ड इंडस रिवर बेड डाउनस्ट्रीम ऑफ कोटरी बैराज ऑन थर्सडे. Although flows are expected to improve after the Indus River System Authority agreed to release more water for Sindh, there are still fears. अच्छा, इस बार ये ऑलरेडी कहा यह जा रहा है कि बहुत शदीद पानी की किल्लत जो है वो हमें समर में हो सकती है। अल्लाह ताला रहम करे जी। आगे बढ़ते हैं, और क्या सीन है? और ये सीन है आपको जो है वो हम लिए चलते हैं इस वक्त एक ब्रेक की जानिब। टाइम चेक और कमर्शियल ब्रेक, मिलते हैं आपसे इसके बाद। डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग। वेलकम बैक, एक बार फिर से खुशामदीद। सनराइज शो, अदील की आवाज आप तक पहुंच रही है एंड गुड मॉर्निंग। इन दोस्तों ने प्रोग्राम अभी ट्यून इन किया है। अच्छा भाई, सिचुएशन क्या है? सिचुएशन ये है कि जरा बात करते हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कैंप के हवाले से, जो कि अब अपने तकरीबन इख्तितामी मरहल में जो है वो दाखिल हो रहा है। लेकिन यार कल एक वीडियो मेरी नजर से गुजरी जिसको देख के मैं जरा थोड़ा सा परेशान जरूर हुआ हूँ। ज़ाहिर है आपको पता है खिलाड़ियों को फौजी ट्रेनिंग जो है वो करवाई जा रही है, और आई रियली डोंट नो कि कितनी देखो ट्रेनिंग करवाने में कोई मसला नहीं है, लेकिन इट इज एटमोस्ट इम्पॉर्टेंट। और आई एम श्योर कुछ पीसीबी में अभी भी सेन दिमाग होंगे जो कि इस चीज़ के हवाले से ज़रूर सोच रहे होंगे कि यार कहीं ऐसा ना हो कि हमें इस ट्रेनिंग में लेने के देने पड़ जाएं। खिलाड़ी जो है वो कहीं ऐसा ही ना हो कि यार वो बेचारे कोई इंजरी अपने साथ जो है वो लेकर आ जाएं। अब सीन ये हुआ, कल एक वीडियो देखी जिसमें साइम अयूब को जो है एक ड्रिल करते हुए दिखाया गया है, जिसमें वो एक बंदे को पहले अपने कंधे पे उठा रहे हैं
और फिर उसके बाद पता नहीं बड़ा ज़बरदस्त वेट उठा के भाग रहे हैं एंड ऑल. एंड आई वाज क्वाइट वरीड सीइंग दैट. अल्लाह ताला हमारे खिलाड़ियों को महफूज रखे, लेकिन इतने भारी भरकम बंदे को उठाना एंड ऑल. इज हिज बैक इन द राइट प्लेस? आई होप कि उसके बैक के मसल्स ऑलरेडी स्ट्रांग हो कि वो बंदों को ऐसे उठा सकता है, बिकॉज वेल यू नेवर नो. और ये तो इंजरी भी ऐसी होगी, खुदा ना खास्ता किसी को भी हुई इंजरी, इसका तो आप इजहार भी नहीं कर सकते पाकिस्तान में. फिर जब आप कभी रिटायर होंगे और बैरून मुल्क जाके सेटल होंगे, तब आप बताएंगे कि यार मैं वहाँ कैंप गया था, बूट कैंप, वहाँ पे मेरी इंजरी हुई थी. कि पाकिस्तान में तो आप फिर बोल नहीं सकते ना कि यार ये वाली इंजरी हुई, जो हालात हैं आजकल. लेकिन बस अल्लाह ताला खैर करे भाई, जल्दी से इनका कैंप खत्म हो और सब खिलाड़ी सही सालम हालत में जो है वो वापस आए इंशाल्लाह. चलें जी आगे बढ़ते हैं. और क्या सीन है, क्या क्या खबर थी? हाँ, मैं मिसबाउल हक ने जो बात की है, वो कहते हैं पहले बाबर को हटाना गलत था और अब शाहीन को कप्तानी से हटाना भी गलत फैसला है. कहते हैं कि जिस अंदाज में क़यादत की तब्दीली खिलाड़ियों के लिए नागवार साबित होती है, उसका मनफी असर टीम पर पड़ता है. मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि कोचेस के हवाले से फैसला सोच समझ कर करना चाहिए. गैर मुल्की या मुल्की कोच वक्ती तौर पर नहीं होना चाहिए. अच्छा, कोचेस के हवाले से जो है ना, वो अब काफ़ी हद तक ये बातें अब सामने आना शुरू हो गई हैं कि पाकिस्तान 2 कोचेस जो है वो अपॉइंट करने वाला है और उसमें एक वाइट बॉल कोच होंगे और एक रेड बॉल कोच होंगे. और वाइट बॉल कोच के लिए पाकिस्तान बज़ाहिर गैरी कर्स्टन की खिदमात देने का इरादा रखता है और जेसन गिलिस्पी का नाम आ रहा है रेड बॉल कोच के लिए. और इज इट दी वाइस वर्सा? अब रेड बॉल कोच जो भी हमारा आएगा बेचारा फारिग ही आएगा, काम शाम तो उसके बाद करने को कुछ होगा नहीं, बिकॉज पाकिस्तान ज्यादा टेस्ट मैचेस जो है वो खेल ही नहीं रहा. और हमारे कुछ बोर्ड जो है वो भी FTP डिसाइड करते हुए बहुत ज्यादा टेस्ट मैचेस खेलने के जो है ना वो इतने हामी नजर आते नहीं हैं. लेकिन चैलेंज ही ठीक है. तो अब देखते हैं कि ये अनाउंसमेंट, अगर ये अनाउंसमेंट हो जाती है, आई थिंक दीज आर गोइंग टू बी गुड पिक्स फॉर पाकिस्तान के कोचेस की पोजीशन के लिए. बट व्हाटएवर हैज टू हैपन क्विक, बिकॉज 1 महीने की बात है कि पाकिस्तान टीम जो है वो अब अपने दौरों पे रवाना हो रही होगी. पहले पाकिस्तान को आयरलैंड के खिलाफ खेलना है, फिर उसके बाद इंग्लैंड के खिलाफ T20 सीरीज, एंड देन ऑफ कोर्स इट्स द बिग वन, द T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप. आई होप आप लोगों ने वीडियो देखी होगी जो एक अभी काफी वायरल हो रही थी सोशल मीडिया पे. न्यूयॉर्क में लॉन्ग आइलैंड का जो एरिया में जो नसाउ काउंटी है, वहाँ पे क्रिकेट स्टेडियम बन रहा है बहुत तेजी से, बिकॉज अब से 2 महीने के बाद पाकिस्तान और भारत जो है वो एक दूसरे के आमने सामने इस ग्राउंड में होंगे. और वेल काफी महंगा टिकट वहाँ का सुना है लेकिन पीपल आर इक्वली एक्साइटेड. इंडिया पाकिस्तान पहली बार अमेरिका में एक दूसरे के आमने सामने आएंगे. एंड व्हाट बेटर अ सिटी देन द न्यूयॉर्क सिटी, लॉन्ग आइलैंड. क्या बात है जी, जबरदस्त. लुकिंग फॉरवर्ड. जल्दी से बात करते हैं आप कुछ फुटबॉल के हवाले से. और कल रात इंग्लिश प्रीमियर लीग में अनफॉर्चुनेटली वो मैच तो मैं नहीं देख पाया, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है, परहैप्स दिस वाज द गेम ऑफ द सीजन यस्टरडे. चेल्सी वाज होस्टिंग मैनचेस्टर यूनाइटेड. मैच शुरू होते ही चेल्सी ने पहला गोल कर दिया 4 मिनट में गैलेगर की गोल की बदौलत. उसके बाद पामर ने जो है वो पेनल्टी पे गोल स्कोर किया. और कोल पामर जो है वो काफी उभरते हुए एक खिलाड़ी हैं. 2-0 की बढ़तरी एक मौके पे चेल्सी को हासिल हो गई थी, लेकिन 34वें मिनट में जो है वो गार्नाचो ने गोल स्कोर करके और फिर उसके बाद फर्नांडिस ने 39वें मिनट में गोल स्कोर करके इस मुकाबले को बराबर कर दिया. पहले हाफ के इख्तिताम पे मुकाबला 2-2 से बराबर था, लेकिन ये दूसरे हाफ में गेम हुई है ना, 67वें मिनट में जो है वो गार्नाचो ने एक बार फिर से गोल स्कोर किया और 3-2 की बढ़तरी मैनचेस्टर यूनाइटेड को दिला दी. और लग यही रहा था कि वो ये मैच जीत जाएंगे. इंजरी टाइम के या स्टॉपेज टाइम के 10वें मिनट में जो है वो कोल पार्मर की पेनल्टी की बदौलत जो है वो इन्होंने गोल किया, मुकाबले को बराबर किया. एंड वुड यू बिलीव ऑन द 11th मिनट ऑफ द स्टॉपेज टाइम एक बार फिर से जो है वो गोल स्कोर किया चेल्सी ने और इस मैच को 3 के मुकाबले में 4 गोलों से इन्होंने कामयाबी हासिल की. सो दैट्स अ बिग विन फॉर चेल्सी, देयर अ मेमोरेबल विन. और जैसे कि मैंने कहा कि यकीनन इस सीजन का वन ऑफ द मैचेस ऑफ द सीजन. और चेल्सी जो है वो 43 पॉइंट के साथ 10वें नंबर पर आ गया है. मैनचेस्टर यूनाइटेड जो है वो अब है मौजूद 6ठे नंबर पर और इस वक्त उनके लिए तो यूरोपा लीग भी थोड़ा सा चैलेंज ही लग रहा है. टॉटनहम हॉटस्पर्स और उनके दरमियान जो अब गैप है वो बढ़ के 9 पॉइंट्स का हो चुका है, विच लुक्स लाइक अ वेरी वेरी डिफिकल्ट गैप टू फिल नाउ. लेकिन बहरहाल चलें जी, वीकेंड आ गया है और वीकेंड में एक बार फिर से अच्छे मैचेस होने वाले हैं. कल शाम 4:30 बजे मैनचेस्टर सिटी विल बी ट्रैवलिंग
टू लंदन. दे विल बी प्लेइंग अगेंस्ट क्रिस्टल पैलेस. इसके अलावा आर्सेनल ब्राइटन ट्रैवल करेगा और ये मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात को 9:30 बजे खेला जाएगा. मैनचेस्टर यूनाइटेड और लिवरपूल का मुकाबला बहुत जबरदस्त मैच होने वाला है यार. ये खैर पता नहीं, एक्साइटमेंट में पता नहीं क्या बोल दिया मैंने यार. नहीं भाई, ये कोई जबरदस्त मैच नहीं होने वाला है. एक जमाने में बड़ा जबरदस्त मैच हुआ करता है. आपको पता है मैनचेस्टर यूनाइटेड और लिवरपूल की जो राइवलरी है वो इंग्लिश प्रीमियर लीग में बड़ी जबरदस्त राइवलरी मानी जाती है. आई एम प्रीटी श्योर बीइंग एन आर्सेनल फैन एंड बीइंग और जो सिटी के भी फैन होंगे वो चाहेंगे कि वो सब दे विल ऑल बी चीयरिंग फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड ओवर द वीकेंड. संडे की रात को पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम को 7:30 बजे ये मैच का आगाज होगा. संडे 7:30. चलो ठीक है, सही टाइम है. एंड शेफील्ड यूनाइटेड विल बी होस्टिंग चेल्सी देयर. टॉटनहम का मुकाबला नॉटिंघम फॉरेस्ट के साथ होने वाला है. सो इंटरेस्टिंग सेट ऑफ मैचेस. लेकिन ऑफ कोर्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन इज गोइंग टू बी दैट मैनचेस्टर यूनाइटेड होस्टिंग लिवरपूल. लिवरपूल के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट मैच जो है वो होने वाला है. चलो जी, ठीक हो गया. और क्या सीन है? और ये सीन है कि अभी हमें बढ़ना है एक ब्रेक की जाने. जरा खबरें ही नहीं है स्पोर्ट्स की यार, क्या हो गया. अच्छा जी, सऊदी अरेबिया, ओहो ये इंटरेस्टिंग खबर है. सऊदी अरेबिया टू होस्ट WTA फाइनल्स फॉर द नेक्स्ट 3 years. अब आप कह रहे होंगे कि ये कौन सी बड़ी खबर है. नहीं यार, ये आप जानते हैं कि ये जो WTA है ये खवातीन के टेनिस के जो मुकाबले होस्ट कर रहे होते हैं, ये वो टूर्नामेंट है या वो टूर है. और सऊदी अरेबिया जो है वो 3 उसके फाइनल्स जो है वो होस्ट करेगा एंड विल ऑफर अ रिकॉर्ड प्राइस मनी ऑफ $15.25 million. आप देखिए कि ये सऊदी अरेबिया ने जो है काफ़ी अरसे से स्पोर्ट्स पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया है. अपनी फुटबॉल लीग में बड़े बड़े प्लेयर्स को अट्रैक्ट करने में कामयाब हुए हैं. उन्होंने अपनी लिव गोल्फ सीरीज़ जो है वो भी एक स्टार्ट की. फिल मिकल्सन जो है वो उसको देखते थे और उसके बाद अब ये दे आर वर्किंग टूवर्ड्स, आपको पता है, फीफा वर्ल्ड कप की होस्ट करने के लिए भी ये काफ़ी पुरुम्मीद नज़र आते हैं आने वाले दिनों में. और साथ साथ अब ये टेनिस के मुकाबले भी जो यहाँ पर हो रहे हैं. सो या आई थिंक सऊदीज are going pretty much in the right direction, no doubt about that. चलो जी, ग्रेट. अभी वक्त आ गया है कि हम बढ़े एक ब्रेक की जानिब और मिलते हैं आपसे इस ब्रेक के बाद. और बल्कि कोई कलाम शामिल करेंगे और फिर आप लोगों के मैसेजेस भी प्रोग्राम में, मैं देखता हूँ अगर कलाम शामिल करते हैं या नहीं, बट आप लोग के मैसेजेस भी प्रोग्राम में शामिल करेंगे जो कि हमने सिलसिला जहाँ से मुनक़ता किया था वो इस ब्रेक के बाद हम होंगे. अगर आप प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं आप मुझे ट्वीट कर सकते हैं विद द हैशटैग सनराइज विद अदील. इसके अलावा द सनराइजर्स कम्युनिटी हमारा जो फेसबुक पेज है वहां पे भी आप मैसेज छोड़ सकते हैं अंडर द कमेंट दैट आई हैव लेफ्ट देयर. सो कैच यू इन अ बिट, डोंट गो एनीवेयर, कीप लिसनिंग. अरे यार, टाइम कैसे गुजर गया, 5 मिनट कैसे गुजर गया पता ही नहीं चला यार. मैं तो अभी मैसेजेस जरा लोगों के पढ़ ही रहा था और मुझे निकालना था कुछ चलाने के लिए, लेकिन वो मुझे टाइम मिल नहीं पाया. तो चले जी, 8:30 के बाद कुछ सुन लेंगे रूहानियत पर मबनी कोई कलाम. लेकिन अभी फिलहाल क्या सीन है, अभी ये सीन है कि जल्दी से आप लोग के मैसेजेस प्रोग्राम में जो है वो हम शामिल करते हैं. और जी, किधर थे हम अपने मैसेजेस में. फहीम का मैसेज हमने पढ़ लिया था. आमिर जावेद पानी का बुलबुला की तारीफ इन्होंने की थी, वेरी गुड. हमजा तैयब को भी ये पसंद है. आप आबिद अमीर कहते हैं, अस्सलाम वालेकुम अदील साहब, ये अरब ममालिक की किस खुशी में इसराइल को कबूल कर रहे हैं? क्या इनको डर है कि अगली बारी उनकी है या उनको लालच या आलमी मंडी सलामती कौंसल वगैरह वगैरह? ये एक बहुत तवील बहस हो सकती है कि वो क्या वजूहात हैं जिसकी वजह से ये अरब ममालिक इसराइल को जो है वो कबूल कर रहे हैं. मेरे ख्याल से अरब ममालिक को जो अब शायद इसमें से बहुत सारे ममालिक कबूल करने की बिल्कुल नहज पर होते हैं अगर ये गज़ा वाली वॉर जो है ये नहीं होती. लेकिन मेरा ये ख्याल है कि इन अरब ममालिक को अब इस बात का अंदाज़ा हो गया है कि इसराइल एक हकीकत है. हम जितनी नफरत कर लें उससे, उसके बारे में जो भी कर लें, जितना बुरा भला कह दें उसको, इसराइल एक हकीकत है. इट इज़ नॉट गोइंग एनीवेयर, ये बात याद रखिएगा. सो मेरे ख्याल से शायद उनको अब ये रियलाइजेशन जो है ये हो चुकी है जिसकी वजह से अब वो इस तरह के फैसले जो है वो कर रहे हैं. सो मेरा यही ख्याल है. बाकी आप ज़ाहिर इसके हवाले से अपने कोई भी पॉइंट ऑफ व्यू ले सकते हैं, लेकिन आई थिंक इट्स जस्ट अ रियलिस्टिक अप्रोच रादर देन एनीथिंग एल्स. बाकी प्रिंसिपल्स वगैरह ये सारी बातें ये कहाँ दुनिया में अप्लाई होती हैं, क्या होता है. लेकिन ये भी है कि ये ज़ाहिर एक सोच ये भी है ना कि
आप चीजों को ज्यादा बेहतर हैंडल कर सकते हैं व्हेन यू आर ऑन टॉकिंग टर्म्स विद समवन. खामोश रहेंगे तो फिर मसले हल नहीं होंगे. दूर दूर बैठे रहेंगे, एक बार साथ बैठेंगे, गुफ्तगू शनीद होगी तो शायद मसाइल के हल जो है वो निकल सकते हैं. इफ्तिखारुल हसन नियाजी सब लिस्टर्स को सलाम कहते हैं. भाई आज लगता है एक्स नॉर्मल रिस्पॉन्ड करेगा बट ये ना हुआ. अरे कैसे करेगा रिस्पॉन्ड यार, ऐसे थोड़ी होने वाला कुछ. एहसान अली सैयद कहते हैं ईद हॉलीडेज का क्या सीन है. यार ईद हॉलीडेज का तो क्लियर कर दिया गवर्नमेंट ने कि ईद हॉलीडेज बुध से शुरू हो रही हैं और 3 दिन की छुट्टी है. जो लोग सैटरडे जिनका ऑफ होता है, जिनका सैटरडे वर्किंग होता है, उन लोगों के लिए 4 दिन की छुट्टी है. नहीं देखा जाए तो ये कोई 5 डे की सरकार ने जो है वो ईद हॉलीडेज दे दी हैं. सरकार तो यही बोलेगी, लेकिन ज़ाहिर है काफ़ी सारे लोग नाराज हैं इस बात पे कि जी ट्यूसडे की छुट्टी जो है वो नहीं मिल रही है. स्पेशली दोस्त जो दूसरे शहरों को ट्रैवल करके अपने आबाई गाँव जो है, अपने आबाई इलाके ईद मनाने जा रहे होते हैं. और चांद नवाब सबको याद आ गया मेरे ख्याल से यहाँ पे. लेकिन या मुझे अभी भी ये लगता है एहसन अली सैयद के पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त. ऑलराइट, फरहाद महमूद आई एम डूइंग फाइन सर. और वकार जफर कहते हैं अल्लाह पाक दुनिया में खास तौर पर पाकिस्तान में इंसाफ कायम करे, आमीन. आज की दुआ आमीन. Okay, जी एहसन कहते हैं अस्सलाम वालेकुम मदील, इंटरनेशनल स्टॉक गोइंग डाउन ड्यू टू हायर ऑयल एंड अदर कमोडिटीज प्राइसेस. नाउ एक्सपेक्टेशन इज FED रेट विल बी मेंटेन एट 5.5. देखो भाई, जो इस वक्त बिल्कुल आपने जो इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस की बात की है वो इस वक्त एक काफ़ी परेशान कुन मकाम पर जो है वो मौजूद है. और मैं अभी भी देख रहा था तो जो WTI क्रूड है अमेरिकन मंडी में ट्रेड होने वाला, वो इस वक्त $87 पर जो है वो मौजूद है. और कल में इसमें जो है वो काफ़ी इजाफा देखने में आया है. पिछले कहना चाहिए कि 1 महीने में ऑयल प्राइस में तकरीबन 10% इजाफा हुआ है. सो पाकिस्तानी अनलेस कोई इसमें मेजर तब्दीली नहीं आती है आने वाले दिनों में, मैं कमी की बात कर रहा हूँ, तो पाकिस्तानी शुड ब्रेस देमसेल्फ फॉर अनदर इंक्रीज इन द प्राइसेस ऑफ ऑयल. सो इट डज नॉट साउंड गुड बिकॉज पाकिस्तान के लिए इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस बढ़ना ज़ाहिर है हमारे लिए एज कंज्यूमर तो बुरा है ही है, लेकिन पाकिस्तान के लिए आपको पता है कि हमारे जो बैलेंस ऑफ पेमेंट का अमाउंट है उस पे इसका काफ़ी नेगेटिव इम्पैक्ट होता है. और हम जो ब्रेंट जिसको एक बेंचमार्क के तौर से लिया जाता है वो तो इनफैक्ट अब $90 जो है वो क्रॉस कर गया है. अल्लाह ताला रहम करे भाई, सिचुएशन काफी गंभीर हो सकती है. नईम अब्बास फ्रॉम इस्लामाबाद, इट सीम्स दैट देयर इज नो इंप्रूवमेंट इन इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ पाकिस्तान, पीपल बिलो पॉवर्टी लाइन विल इंक्रीज, इज देयर एनी सॉल्यूशन इन नियर फ्यूचर, प्लीज कमेंट. नो, देयर इज नो सॉल्यूशन. देखिए अभी इस वक्त जो पाकिस्तान को करना पड़ेगा वो ये करना पड़ेगा कि पाकिस्तान को पहले इकोनॉमिक स्टेबिलिटी लानी पड़ेगी और फिर उसके बाद ही इम्प्रूवमेंट आएगी. स्टेबिलिटी इस फॉर्म में आ रही है कि चलें जी पाकिस्तान का कोई इस वक्त इमिनेंट फौरन, ये कहते हैं ना, एक ज़माने में डिफ़ॉल्ट के बहुत ही शोर मचना और काफ़ी बातें वगैरह जो है वो होनी शुरू हो गई थी कि बस डिफ़ॉल्ट अब हुआ. कम अज़ कम हम उस सिचुएशन में तो अब मौजूद नहीं है, लेकिन जाहिर है पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी का बहुत बड़ा दारो मदार अगले IMF प्रोग्राम पर है. और इस अगले IMF प्रोग्राम से जो है वो बहुत ज़्यादा और मुश्किलात जन्म ले सकती हैं. शहबाज शरीफ ने जो है वो भी बता दिया. शहबाज शरीफ को भी परवाह नहीं है ना, बिकॉज जाहिर है उनको भी पता है कि अगर कारकर्दगी की बुनियाद पे ही पाकिस्तानी अवाम इलेक्ट कर रही होती तो फिर शहबाज शरीफ साहब जो है वो तो शायद खुद गालबन अपनी सीट हार चुके होते. लेकिन उनको भी पता है कि किस तरह पाकिस्तान में इक़्तिदार में आया जाता है और इस बार तो ज़ाहिर है आप जानते हैं हद हो गई. सो उनको परवाह नहीं है. उन्होंने तो बोल दिया अवाम को कि जी बहुत मुश्किल ये प्रोग्राम जो है वो आने वाला है और गरीबों पे जो है वो कम से कम बोझ डाला जाएगा. असल में प्रॉब्लम ये आती है कि हमारे यहाँ गरीब की डेफिनेशन भी ना वो इतनी, हम निचले तबके को गरीब कहते हैं कि जो जरा सा सफेद पोशी वाला तबका होता है ना वो तो बिल्कुल पिस गया है. और अभी भी जो बातें सुनने में आ रही हैं, जो खदो खाल इस IMF प्रोग्राम के नजर आ रहे हैं वो बहुत ही खौफनाक हैं. लेकिन मैं आपको बार बार एक बात बताता हूँ और हर दफा एक बात बताता हूँ कि ये जो मिडिल क्लास खास तौर से जो सैलरी तबके को निचोड़ा जा रहा है और उसको पीसा जा रहा है, उसकी सबसे बड़ी वजह जो है वो आपके हुक्मरानों की जनरेशन से जो है वो नाअहली है. पाकिस्तान की टैक्स बेस को जो है वो नहीं बढ़ने देना है. पाकिस्तान की टैक्स बेस को जो है वो महज चंद सेक्टर्स तक जो है वो उसको रिस्ट्रिक्ट करना है. बड़े बड़े कैश रिच किस्म के बिजनेसेस पाकिस्तान में जो है बगैर कोई टैक्स पे किए जो है वो चल रहे होते हैं. बिजली की चोरी हो रही होती है. जहां जहां सरकार
अपनी नाअहली दिखा सकती है, वो तमाम नाअहली जो है वो दिखाई जा रही है. और फिर उसमें ये होता है कि यार वो जो पिसा हुआ तबका है, जो डॉक्यूमेंटेड है, जो तनख्वाहदार तबका है, उससे मजीद टैक्स ले जाता है. अगर सरकार अपनी ये नाअहलियों पे जो है वो ओवरकम कर ले तो यकीन जाने कि ये बहुत बड़ा जो मसला है ये हल हो सकता है और इतना ज्यादा बोझ जो है वो आम आदमी पे नहीं डाला जाएगा. लेकिन क्या इस सरकार के पास, देखिए ना कितनी बड़ी बड़ी बातें हुई थी पिछले साल 2 साल से हम सुन रहे हैं, ये ऑपरेशन हो रहा है तो वो ऑपरेशन हो रहा है, तो फिर ये काम चल रहा है तो वो काम चल रहा है, और फलानी इन्वेस्टमेंट आ रही है, धमाकी इन्वेस्टमेंट इस मुल्क से आएगी, वो इतने 7-8 बिलियन डॉलर से तो कम की बात नहीं करते थे पिछले साल ये लोग. क्या हुआ यार? कुछ भी नहीं हुआ. बिजली चोरी के खिलाफ ऑपरेशन शुरू हुआ, क्या हुआ? क्या फर्क पड़ा बिजली चोरी के खिलाफ ऑपरेशन से यार? कच्चे के डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन. वैसे पाकिस्तान का सबसे मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा जो पॉपुलर मशगला है, यानी अपने आप को मसरूफ दिखाने का जो एक बहाना होता है वो है कि जी कच्चे के डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन. पिछले साल अगर आपको याद हो पंजाब में इलेक्शन ही डिले इसलिए हुए थे. क्यों हो रहा है इलेक्शन डिले? कच्चे के डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन हो रहा है. कच्चे के डाकुओं, अब तो कच्चे के डाकू किस लेवल पे पहुंच चुके हैं देखा ना आपने. यानी हमारे सिंध के चीफ मिनिस्टर ही हैरान है, कह रहे हैं इनके पास ये असला कहाँ से आ गया. यार किसी बच्चे से पूछ लें घोटकी में रहने वाले कहाँ से उनके पास असला आया, उनको पता है, सिंध के चीफ मिनिस्टर को नहीं पता. सो ये प्रॉब्लम है यार. बातें बहुत हो रही हैं, ये ऑपरेशन हो रहा है, फलाना ऑपरेशन हो रहा है. मेरे ख्याल से आई थिंक शायद हमारे जो पाकिस्तान में इदारे चलाने वाले लोग हैं उनको भी इस बात का अंदाजा हो गया होगा कि महज फीट ऑन ग्राउंड से कुछ फर्क नहीं पड़ता कि जी मैं जाऊंगा सख्ती करूंगा और ये मसले जो है वो हल हो जाएंगे. नहीं, आई थिंक उसके लिए बेहतर अप्रोच जो है वो एक प्रोफेशनल अप्रोच होती है, जो कि डेफिनेटली अभी तक जो है वो काफी ज्यादा लैकिंग है. एनीवे चलें जी, जज्बाती हो जाऊंगा मैं काफी. फिलहाल अभी हम यहाँ पे रुकते हैं. सो मैं परेशान हूँ यार खुद, सीरियसली स्पीकिंग. ये जो IMF वाली कहानियां सुनने में आ रही हैं, दे जस्ट डोंट साउंड गुड. अल्लाह रहम करे. All right, that was Ramooz Ishq by Abda Parveen. Naturally, the song goes on for the next 5 minutes more, but वो हम फिलहाल अभी उसको यहाँ रहने देते हैं. आप बिल्कुल YouTube पे जाके इसको सुन सकते हैं और बड़ा जबरदस्त परफॉर्म किया जी आबदा परवीन ने. ये क्या बात है, 8:41 हो चुके हैं और सनराइज शो में अदील की आवाज आप तक पहुंच रही है. और सिचुएशन जो है वो क्या बनती है? सिचुएशन ये बनती है कि कल गार्जियन अखबार ने जो है वो एक बड़ी दिलचस्प खबर जो है वो शाया की है, और मुझे बड़ी हैरत भी यही हुई कि पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया ने जो है वो उसकी जो है वो कवरेज जो है वो भी ये की है. और जो बेसिकली खबर आई है वो ये आई है दैट इंडियन गवर्नमेंट ऑर्डर्ड किलिंग्स इन पाकिस्तान. इंटेलिजेंस ऑफिशियल्स क्लेम allegation of up to 20 assassinations since 2020 follow Canada's acquisition of Delhi's role in the murders of the डिसिडेंट्स. अच्छा, ये पिछले कुछ अरसे से कुछ मिस्टीरियस किलिंग्स जो है वो पाकिस्तान में हो रही थी, और पिछले कुछ अरसे से जब से हम YouTube शो कर रहे हैं मैं अक्सर इसकी तरफ इशारा किया करता था कि यार आई थिंक इट शुड बी क्लियर टू एवरीवन हु इज किलिंग दीज, बिकॉज हु किलिंग दीज पीपल, चाहे कराची में हुई, लाहौर में हुई, रावलाकोट में हुई, ये तमाम ज्यादातर लोग वो थे जो कि किसी न किसी तरह कश्मीर की जो वो तंजीमों से वाबस्ता रखते थे जो कश्मीर में एक ज़माने में काफ़ी एक्टिव हुआ करती थी. अब ये पहला एक इंटरनेशनल पब्लिकेशन है कि जिसमें उसने इस बात को जो है वो माना है, या कम से कम इस बात को उन्होंने ब्रेक ज़रूर करने की कोशिश की है कि पाकिस्तान में होने वाली जो ये मिस्टीरियस किलिंग्स थी इनके पीछे भी जो है वो भारत है. और गार्जियन का लिखना है कि इंटरव्यूज विद इंटेलिजेंस ऑफिशियल्स इन बोथ कंट्रीज एज वेल एज डॉक्यूमेंट्स शेयर्ड बाय पाकिस्तानी इन्वेस्टिगेटर्स शेड new light on how India's foreign intelligence agency allegedly began to carry out assassination abroad as part of an emboldened approach to national security after 2019. 2019 ज़ाहिर है वो कौन सा साल था? ये वो साल था कि जब आर्टिकल 370 अबॉलिश किया गया था इंडिया में, और उसके बाद से इंडिया जो है वो एक अपनी बहुत अग्रेसिव फॉरेन और डिफेंस पॉलिसी की तरफ जो है वो गया है, जिसमें पाकिस्तान में ज़ाहिर सबसे ज़्यादा कामयाबियां उनको पाकिस्तान में ही मिली. कनाडा में वो एक बंदे को मारने में कामयाब भी हो गए थे, और अमेरिका में जिसको मारना चाहते थे जो खालिस्तानी लीडर था वो जो है वो बचत हो गई थी उसकी, बिकॉज अमेरिकन सीक्रेट सर्विस जो है उन्होंने FBI ने जो है वो एक उसका भांडा फोड़ दिया था जो उनका प्लान था उस बंदे को मर्डर करने का. वो निज्जर नामी जो आदमी था, लेकिन नहीं, पन्नू जो था वो था, निज्जर को तो मार दिया था मेरे ख्याल से उन्होंने कनाडा में, राइट, आई बिलीव, या. लेकिन पाकिस्तान में जो है वो इन्होंने बड़ी तादाद में लोगों का जो है वो मर्डर किया है. 2020 से जो है
वो 20 लोगों का बताया ये जा रहा है कि इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसीज अपने पाकिस्तान के जो लोकल ऑपरेटिव्स हैं उनके साथ मिलकर उन्होंने जो है वो ये बंदों को मारा है पाकिस्तान में. ज़ाहिर है ये जिस पॉइंट ऑफ व्यू से ये खबर आ रही है, नेचुरली दिस इज कि जी इंडिया दीगर मुल्कों में जो है वो दहशतगर्दी की वारदात जो है वो कर रहा है. इंडिया ज़ाहिर है इसको जस्टिफाई कर सकता है बाय सेइंग कि जी हमारी तरफ से, तो खैर वो इस बात को मानेंगे नहीं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं ज़ाहिर है हम पाकिस्तानियों को भी यहाँ पे कुछ सवाल ज़रूर पूछना पड़ेगा कि यार ये इतने सारे बंदे पाकिस्तान में और ये हाई प्रोफाइल बंदे हैं जिसमें जैशे मोहम्मद जैशे जो बहुत सारी तंजीमें जो हैं जो कि कश्मीर में ऑपरेट कर रही होती थी, जो आप जानते भी हैं कि पाकिस्तानी स्टेट के एक ज़माने में बहुत करीब हुआ करती थी, उनके साथ ये इतने आराम से यहाँ पे आके मार के क्यों चले जाते हैं और हमें ये भी कुछ नहीं पता कि यार है क्या सीन, किधर है भाई, कौन है, किसी को पकड़ा गया, क्या हुआ. इट्स अ वेरी वेरी डिटेल्ड आर्टिकल. अगर आपको मौका मिले वीकेंड पे, आई थिंक इट्स अ लॉन्ग रीड बट डू रीड अबाउट इट. आई थिंक आप गूगल पे जाके इसको जो है वो सर्च कर सकते हैं. आप लिखिए गार्जियन, गार्जियन जो अखबार है, और पाकिस्तान इंडिया आप लिखेंगे कीवर्ड्स के साथ तो आपको ये आर्टिकल जो है वो ज़रूर मिल जाएगा. सो ज़रूर सुनिएगा, ज़रूर पढ़िएगा. अभी आपको हम लिए कल शाज़ेब खानज़ादा ने भी अपने प्रोग्राम में जो है वो उसका जिक्र किया. ये मेरे लिए बड़ी हैरत की बात थी और उसी से हिम्मत बांध के मैं भी यहाँ पे जिक्र कर रहा हूँ, वरना मुझे लग रहा था कि इस बात को शायद दबा दिया जाएगा पाकिस्तान में, कम से कम पाकिस्तानी मीडिया में, लेकिन हैरानी है. अभी आपको ले चलते हैं ब्रेक की जाने, मिलेंगे इस ब्रेक के बाद. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. वेलकम बैक गाइस, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं. दिस इज द सनराइज शो विद मी अदील एंड गुड मॉर्निंग. इन दोस्तों ने प्रोग्राम अभी ट्यून किया. थोड़ी देर पहले कच्चे के डाकुओं के हवाले से बात हो रही थी. पाकिस्तान के लेजेंडरी कच्चे के डाकू जिनके बारे में आप जानते ही हैं कि काफी ज्यादा जैसे कहते हैं कि इस पर पावरफुल हो चुके हैं. यानी स्टेट भी जो है वो उनके सामने, बल्कि लगता है कि वही स्टेट है. कभी कभी तो लगता है कि अपनी हुकूमत है. वही वाली कहानी हो गई है इस वक्त कच्चे के डाकुओं की. और ये आपको पता है शुमाली सिंध का एक मखसूस इलाका है जहाँ पे ये डाकू होते हैं, लेकिन सुनने में अभी आ रहा है कि इनका असर रसूख जो है वो और इलाकों में भी जो है वो फैलता जा रहा है. अभी कुछ दिनों पहले एक बड़ी परेशान कुन खबर कच्चे के डाकुओं के हवाले सुनने में आई, बल्कि हमारे एक दोस्त लिस्टर प्रोग्राम भी सुन रहे हैं, मैं उनका नाम नहीं ले रहा. ज़ाहिर उनका ताल्लुक भी जो है वो सूबा सिंध से ही है, लाहौर में मुकीम है, और आमतौर से बाय रोड वो ट्रैवल कर रहे होते हैं, लेकिन इस बार जो है वो बाय एयर ट्रैवल कर रहे होंगे, बिकॉज उनका ये कहना है कि अब उनको भी वहां ट्रैवल करते हुए जो है ना वो डर लगता है. क्योंकि ये रिसेंटली खबर आई थी कि ये जो मोटरवे है, जो सक्खर मुल्तान मोटरवे है, और उसका कुछ हिस्सा जो है वो कच्चे के डाकुओं के कुछ इन्फ्लुएंस वाले एरियाज में होता है. सो उनका ये कहना है कि जी अब वो उनका मोटरवे तक उनकी पहुंच हो गई है. मुझे नहीं पता मोटरवे रात में बंद कर दी जाती है इस वजह से, या की जा रही है आजकल, अल्लाह खैर करे, पता नहीं क्या हो रहा है यार. बट आई मीन सीरियसली स्पीकिंग, आपको भी ये सवाल जहन में आता ही होगा कि यार एक सरकार, देखो यार ये कच्चे के डाकू कोई वो नहीं है कि जो अफगानिस्तान की बॉर्डर क्रॉस करके यहाँ पर आते हों, या फिर डाके मार के जो है वो ईरान चले जाते हैं और फिर डाका मार के फिर वहाँ पे पैसे अपने सेव करके दोबारा पाकिस्तान आ जाते हों. ये सारे के सारे लोग वो हैं विच इज सराउंडेड बाय बंदोबस्ती एरिया. जो बंदोबस्ती एरिया मतलब जहाँ पे सरकार का जो है वो कंट्रोल है. ये एक मखसूस जोग्राफी है. फिर आप अपने आप को यही सवाल करते हैं कि आखिर क्या वजह है कि इनके खिलाफ कोई ऑपरेशन नहीं किया जा रहा. यानी आप हैरान रह जाते हैं. अपने बचपन से हम सुन रहे हैं कच्चे के डाकू, और पता नहीं क्या हुआ था, छोटू गैंग भी था, याद है वो जो साउथ पंजाब में और ये नॉर्दर्न सिंध में जो ये इलाके हैं. तो कभी कभार हैरानी रह जाती है आपको यार कि खैर अब तो हैरानी भी नहीं होती है कि आखिर जब इतनी बड़ी हमारी माशाल्लाह ताकत है पाकिस्तान में, दुनिया की टॉप हमारे पास डिफेंस फोर्सेस हैं एंड ऑल, तो इनका मामला क्यों नहीं निपटाया जाता. या चलें मैं इस वक्त फौज को साइड पे ही कर देता हूँ, पुलिस हमारी हो गई, क्या वो इस काबिल नहीं है कि वो इन पे कर सके. मुझे पता है इंतहाई बचकाना मैं बात कर रहा हूँ, बिकॉज सबको पता है कि एक दूसरे की सपोर्ट के बगैर ये निज़ाम जो है वो चल नहीं सकता. लेकिन फिर भी मैं सोचता हूँ कि यार कल जब मैं परसों देख रहा था तस्वीर के आसिफ अली जरदारी साहब जो कि सिंध के बादशाह हैं, और वो और उनके साथ आर्मी चीफ बैठे हुए थे. सो उसमें जो बात जो अखबार में खबर आई है वो ये आई है कि जी एक सियासी पार्टी की जानिब से जो है वो फौज मुखालिफ बातों पे जो है वो फलाना उनको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा एंड ऑल. मुझे नहीं पता ये कितनी इंपॉर्टेंट बात जो है वो दोनों कर रहे थे. मेरा नहीं ख्याल उन दोनों के दरमियान ये बात हुई. मैं जाती तौर से समझता हूँ कि इन दोनों के दरमियान PIA की प्राइवेटाइजेशन के हवाले से बात की होगी. ये मेरा ख्याल है, ये शायद मैं पहले भी जिक्र कर चुका हूँ. और एक तरह की शायद वार्निंग होगी या अश्योरेंस ली गई होगी कि ये काम अब हो रहा है, खामोश रहेगा.
तो उनसे ये भी बात की जा सकती थी कि यार तुम्हारे पास पिछले जब से 18वीं तरमीम आई, आपको पता है पाकिस्तान के सूबे इंतहाई पावरफुल हो चुके हैं और वो इंतहाई रिसोर्सफुल हो चुके हैं. हो सकता है इस बारे में ही पूछा जाए कि यार अब इस हवाले से क्या करने का प्लान है. सही जरा बताइए हमें, व्हाट इज द रोड मैप फॉर दैट, बिकॉज हमें बताया तो यही जा रहा है कि मुल्क के खैर ख्वाह हैं और अच्छे काम पाकिस्तान में करवाना चाहते हैं. सो क्या कह सकते हैं यार इन चीज़ों के हवाले से. बहरहाल जी अच्छा जी, ओहो हो, हमारे दोस्त फरहान कहते हैं एक्सपोर्ट इंपोर्ट भी अजाब बना हुआ है, पूरे के पूरे कंटेनर जो है वो गायब हो जाते हैं रास्ते से. पता नहीं यार सीरियसली. और कहते हैं जी तावान लेकर जो है वो इसको छोड़ते हैं. वही सवाल पैदा होता है ना कि तावान लेकर जो इनको छोड़ना है, तो इसका मतलब ये कि पाकिस्तान की जो तिजारत है वो मुतासर हो रही है. अच्छा अब आप देखिए कि हमें ये ख्याल दिलाया जा रहा है कि पूरी दुनिया जो है ना बस वो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करने के लिए पागल हुई हुई है. लाइक अरब शेख जो है वो अपनी लांचे लेकर जो है ना अपनी लांच लेकर जो उनकी लग्जरी याट्स हैं वो लेकर बस पाकिस्तान की समंदरी हुदूद में दाखिल होने के लिए तैयार बैठे हुए हैं. पता नहीं किस चीज़ का इंतजार पे 2 साल से पिछले हो रहा है कि बस अब पाकिस्तान में इतनी इन्वेस्टमेंट आने वाली है ना कि ऐसी डॉलर हवा में उड़ रहे होंगे और हम जो है ना वो कदर भी नहीं करेंगे उसकी. लेकिन यार जब पाकिस्तान से ये खबरें बाहर जाती होंगी कि यार ये पाकिस्तान में आखिर हो क्या रहा है, पाकिस्तान में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्या है, ये सारी चीजें, व्हाई डू यू थिंक कौन सा बंदा अपने सेन माइंड में आगे पाकिस्तान में जो है ना वो इन्वेस्ट कर रहा होगा. अभी रिसेंटली बड़ी अच्छी बात, मैं शब्बर भाई का ही प्रोग्राम सुन रहा था. शब्बर भाई आपको पता है बड़ा खुल के बात करते हैं, रफ्तार में उनकी बहुत सारी डॉक्यूमेंट्रीज और सब हैं. शब्बर भाई ने जो है वो अभी यही बात बोली. उन्होंने कहा कि भैया पाकिस्तान के इन्वेस्टर को तो पहले तुम राजी कर लो, फिर बाहर के इन्वेस्टर लेकर आना. पाकिस्तान का इन्वेस्टर खुद इन्वेस्ट करने को तैयार नहीं है. आप इस वक्त जाइए सीरियसली यार, छोटी छोटी निक्की निक्की कंपनियां, 40-50 लोगों की कंपनियां अपने आप को जो है ना दुबई में रजिस्टर करवा के आ रही हैं. जिसको लोग कहाँ गया है जी साहब दुबई गए हैं. अच्छा चीज जबरदस्त यार, क्यों कंपनी रजिस्टर वहीं करवा रहे हैं. यानी आप हैरान रह जाते हैं यार, ऐसे कैसी ये चीजें ठीक होंगी यार. और फिर हमें ऐसे दिलाए जा रहे हैं मोहसिन नकवी, मोहसिन बेग साहब जो है उनका ट्वीट, वो मुझे मैं अक्सर वो ट्वीट मुझे याद आता है जिसमें वो मैं अक्सर शेयर भी करता रहता हूँ, जो कि उन्होंने अब से कोई तकरीबन कोई साल वाल के पहले या 1.5 साल पहले किया था कि बस पाकिस्तान में इतने दिनों में जो है ना वो पता नहीं 97 या 98 अरब डॉलर की जो है वो इन्वेस्टमेंट आने वाली है. यानी आप हैरान रह जाते हैं यार, क्या क्या सिलसिला चलाया हुआ है यहाँ पे यार. अच्छा जी हाँ सही कह रहे हैं जी. पीटीआई शुड गिव टिकट टू कच्चे के डाकू, 48 घंटे में सब अरेस्ट हो जाएंगे. नहीं सर वो फ्लोर क्रॉसिंग थोड़ी करेंगे सर. वो ऑलरेडी एक पार्टी से ताल्लुक रखते हैं. आपको क्यों लगता है कि वो पार्टी छोड़ के किसी और पार्टी को ज्वाइन कर लेंगे. लेकिन खैर चले जी. कहते हैं जी 8 ड्राइवर्स है, ओए होए 8 ड्राइवर्स हैव बीन किल्ड इन द लास्ट 3 मंथ्स. ओए अभी केसीसीआई के चेयरमैन भी मिले हैं सीएम से और आईजी सिंध से आउट ऑफ दिस इशू. अल्लाह खैर करे. अब देखें आप जो सिंध के वजीर दाखिला हैं वो तो यही बात बोल देंगे कि सही सिंध बहुत बड़ा, उन्होंने कराची के बारे में बोल दिया ना जी, कराची बहुत बड़ा शहर है, वारदातें होती हैं, जिंदगी चलती रहती है कराची में, बड़े शहरों में ऐसा होता रहता है. उन्होंने तो अपने हाथ झाड़ लिए बिल्कुल ना. अब वो इसके बारे में भी बोल देंगे कि साईं सिंध बहुत बड़ा सूबा, वडो सूबा है और बहुत यहाँ पे काम हो रहा है. अब इतना तो चलता है पूरी दुनिया में, अमेरिका में भी यही होगा और इंडिया में भी यही होगी. इस तरह की बातें यहाँ पे ना वॉट अबाउटरी, जिसे क्या कहते हैं जी, रेड हेरिंग फैलेसी जिसे कहा जाता है ना, कि बात आप कहीं और ही ले जाएं, जो मसला है वो सॉल्व नहीं करेंगे. सो बहरहाल चलें, क्या बात करनी थी, जरा बात करना चाहता इसराइल के हवाले से. बहरहाल सुबह हमने जिक्र किया था, किसी ने कहा था कि जी अमरीकी सदर जो बाइडन और बेंयामिन नेतन्याहू की जो है ना वो फोन पे कल बात हुई और सुनने में आया है कि जो बाइडन साहब ने एक काफी सख्त लहजे में इनसे बात की और उन्होंने कहा है कि इसराइल को जो है वो अब कुछ करना पड़ेगा, अब बहुत हो गया, अब उनको जो है वो आसानियां लोगों के लिए पैदा करनी पड़ेंगी, अपने एग्रेशन में कमी लानी पड़ेगी. बिकॉज आप जानते हैं इस वक्त जो शोर मचा है वो मचा है जो वर्ल्ड सेंट्रल किचन, ये मैंने शायद प्रोग्राम में जिक्र भी किया था, जो उससे ताल्लुक रखने वाली एक बहुत बड़ी ये तंजीम है. इसके बारे में कल मैंने इस तंजीम के बारे में काफ़ी पढ़ा और मुझे अंदाज़ा ये हुआ कि यार क्या ज़बरदस्त ये होसे एंड्रेस जो कि एक शेफ़ है, सेलिब्रिटी शेफ फ्रॉम स्पेन, नाउ सेटल्ड इन अमेरिका, क्या ज़बरदस्त काम कर रहा है पिछले 15 साल से वो बंदा यार, बेहतरीन. उसकी ये तंजीम थी जिसके आप जानते हैं कि 7 मेंबरान को इसराइल ने टारगेट करके मारा. इवन दो इसराइल कह रहा है उनसे गलती हो गई है, लेकिन बहरहाल ना वो तंजीम ये मानने को तैयार है. बल्कि आई वाज लिसनिंग टू वन ऑफ द पेरेंट्स ऑफ द अमेरिकन कैनेडियन, एक बंदा जो कि इसमें मारा गया, जेकब फ्लिकिंगर, उसके वालिदैन ये बात कर रहे थे और वो भी जो है वो ये बात बोलते हैं अपने बेटे की मौत को वो मर्डर करार दे रहे हैं.
वो हरगिज़ ये नहीं मान रहे कि ये इनसे जो है ना ये गलती से कोई इस तरह की चीज़ हुई है. इसराइल ने ज़ाहिर इनको टारगेट किया है. खैर बहरहाल काफ़ी सारे ममालिक ने काफ़ी सख्त लैंग्वेज इस्तेमाल किया. देखो यार, मैंने उस दिन भी ये बोला था, ये ज़रा गोरे मर गए ना तो आप देखिएगा इस पर कितना शोर मचेगा. कल मैं न्यूयॉर्क टाइम्स की पॉडकास्ट सुन रहा था एंड आई वाज क्वाइट सरप्राइज. न्यूयॉर्क टाइम का जो जेरूसलम में ब्यूरो चीफ है उसने भी यही बात बोली. जो माइकल मुबारक जो उनका पॉडकास्ट होस्ट करता है द डेली के नाम से, उसको उन्होंने यही बात बोली कि माइकल, वी आर डिस्कसिंग दिस ओनली बिकॉज 6 white people have died. European and Americans have died. Had these been Palestinian aid workers, we won't even be talking about them. उस पे वो बहुत ज़बरदस्त बात उस बंदे ने जो है ना ये बोल दी. अब उसका इम्पैक्ट जो है ना वो ये, वो जल्दी से मैं आपको बताया चलूँ कि इसराइल ने कहा है कि वो एक नया एड रूट जो है वो खोलने वाला है. यानी इसराइल में मजीद जो अब सामान रसद है वो पहुंचना शुरू होगा. बिकॉज इस वक्त एक तहत किसी सूरत हाल है उस इलाके में. सो हम पाकिस्तानियों के लिए भी ज़ाहिर बनती है ये बात कि कुछ सामान थोड़ा थोड़ा गज़ा जो है वो पहुंच रहा है. ऐसी तंजीमें तलाश कीजिए कि जो कि वहाँ पे सामान पहुंचा रहे हैं. ज़ाहिर पाकिस्तान में कुछ 2-3 बहुत बड़े नाम हैं. अल खिदमत बाय द वे वहाँ पर मौजूद है ऑन ग्राउंड राइट नाउ, नॉट इन गज़ा बट इन द रफा चेक पोस्ट जो इजिप्ट और इनके दरमियान है, इसराइल के दरमियान, इजिप्ट और गज़ा के दरमियान. सो आप सपोर्ट करना चाहें तो ज़रूर कीजिए. बिकॉज लग अब ये रहा है कि कुछ सामान वहाँ पे आहिस्ता आहिस्ता पहुँचना शुरू हो रहा है. वक्त आगे आप लोगों से इजाज़त दी जाए. अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा. इंशाल्लाह आप लोगों से मंडे मॉर्निंग एक बार फिर मुलाकात होगी. जुमातुल विदा मुबारक एक बार फिर से आपको, और अगली बार मिलते हैं. टिल देन गुड बाय, गॉड ब्लेस, अल्लाह हाफिज एंड पाकिस्तान जिंदाबाद. This is Mira FM 107.4.